हाँ जी, आइए। हाँ जी, डन मैम, थैंक यू। हाँ जी बेटे, तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू know about the period when these reforms were introduced in India. That time period was month of June 1991. ठीक है? And India did not start these reforms voluntarily. It was not a volunteer effort or introduction. Rather, it was a compelled introduction. Reason was that Indian economy found itself in the clutches of different kinds of problems, and in order to solve those problems, the International Monetary Fund, they advised Indian authorities to introduce reforms. Only then they could help India, yeah, Indian economy, by providing different kinds of loans and assistance. If Indian government was reluctant to introduce these reforms, then IMF would not have given any help to India. And foreign exchange was too less to afford the imports of hardly 1 or 2 weeks. Situation was very miserable. जैसे हम कह रहे हैं ना, कोई पेशेंट बस वेंटिलेटर के ऊपर ही है, उसके ऊपर ही काम चलेगा, और वेंटिलेटर के लिए भी किसी के पास मनी ना हो या हॉस्पिटल में ना हो तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा. Only then that person's survival is possible. तो same type of situation was there कि इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा था. There was huge of this fiscal deficit. बजट चैप्टर में we have already read fiscal deficit क्या होता है. Overall deficit in the budget when expenditure of the government exceeds revenue of the government, excluding this borrowings. तो that fiscal deficit was ever increasing. Mounting का मतलब होता है ever increasing, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था. So that is not a good sign. That is a kind of negative sign for the health of the economy. कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंडिचर, और उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए फिर गवर्नमेंट टेक्स रिजॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूज डिसइन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा करती है तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन. उस समय तो हो सकता है मान लो थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन दे आर गोइंग टू हार्म. तो दैट इज वाई दिस रिफॉर्म्स IMF स्ट्रेस्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट कि भाई आप स्टार्ट करो ये इंट्रोडक्शन. देन अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज वेरी एडवर्स. अवर इम्पोर्ट बिल्स वर एक्सीडिंग अवर एक्सपोर्ट रिसीट्स. तो देन देयर वाज क्रंच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ही नहीं, बहुत कम थे. देन देयर वाज गल्फ प्रॉब्लम. गल्फ कंट्रीज में एट दैट टाइम, आपका तो शायद बर्थ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा 91 के आसपास. यू आर नॉट देयर इन दिस बिग बैड वर्ल्ड. उस समय अमेरिका, इराक, कुवैत, ये तीनों कंट्रीज का बहुत लड़ाई हो गई थी. तो सद्दाम हुसैन वहाँ के प्रेसिडेंट थे इराक के, तो उन्होंने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया, बीच में अमेरिका आ गया, मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर. तो ड्यूरिंग दैट टाइम फिर व्हाट हैपेंड, जहाँ वार लाइक सिचुएशंस हो तो मेनी इंडियंस दोज हु आर वर्किंग देयर दे स्टार्टेड कमिंग बैक. ऐसी सिचुएशन में कोई पता ही नहीं है कि जीते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, काम करना तो बात की बात है. तो व्हेन दोज पीपल केम बैक टू इंडिया, तो द अमाउंट, द रिमिटेंसेज विच वर अर्लियर सेंडिंग टू इंडिया, तो हमारे लिए तो वो फॉरेन एक्सचेंज ही थी. तो दैट फॉरेन एक्सचेंज वाज कंस्टिट्यूटिंग ए बिग पोर्शन ऑफ अवर फॉरेन रिजर्व्स. काफ़ी पैसा आता था. तो व्हेन दोज पीपल केम बैक, तो वो जो मनी आ रहा था फॉरेन कंट्री से, तो देयर वाज प्रॉब्लम. फिर पेट्रोल की भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट, वो वी कैन से होम ऑफ पेट्रोलियम, वहाँ तो सारी ज़मीन पेट्रोल से ही भरी हुई है. तो वहाँ पर पेट्रोल की भी प्रॉब्लम हुई, तो इम्पोर्ट बिल्स भी ह्यूजली राइज कर गए. तो दीज वर द वेरियस प्रॉब्लम. देन अनदर बिग प्रॉब्लम वाज देयर कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, दे वर नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल्स. देयर वाज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर वाज lot of corruption, there was lack of responsibility on the part of many government employees. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हर कोई करप्ट था या हर कोई ऐसे, बट एक ओवरऑल जो होता है वर्क ट्रेडिशन, वर्क कल्चर, दैट वाज मिसिंग. स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, स्पिरिट ऑफ वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस इनटू प्रॉफिटेबल सिचुएशन, दैट स्पिरिट, दैट मोटिवेशन वाज मिसिंग. तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, दे वर प्रूविंग जस्ट लाइक वाइट एलिफेंट्स. वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको मेंटेन करना बहुत खर्चीला हो, जिस चीज़ की मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा हो और फ़ायदा उससे कम हो, उसको बोला जाता है वाइट एलिफेंट. जैसे वाइट एलिफेंट बोलते हैं कई बार, एलिफेंट इन ए रूम, भी ऐसी समस्या, रूम के अंदर तो हाथी आ गया, अब उसको बाहर नहीं निकाल सकते, हम समस्या का हल नहीं मिल रहा है. तो ऐसी वाली सिचुएशन थी. तो फिर एट दैट टाइम IMF ने इंडियन अथॉरिटीज़ को कंपेल किया, तो दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड. बट सेम केस वाज नॉट इन चाइना. एक पिछले लेसन में हमने पढ़ा ना, चाइनीज गवर्नमेंट दे स्टार्टेड ऑन देयर ओन.
just by keeping in view कि भाई their level of growth is not coming up to the level which they were expecting. जैसे हम कई बार होता है ना, बहुत बीमार पड़ गए, ओनली देन वी गो टू डॉक्टर, उठा ही नहीं जा रहा है, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, देन वी गो टू डॉक्टर. कई बार होता है हमें थोड़ा सा ही लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम इमीडिएटली वी गो टू डॉक्टर, तो दवाई ले लेते हैं. इसका मतलब क्या, हम अपना सुधार करने की कोशिश करते हैं. और कई बार है कि हेल्थ इतनी हो जाता है काम खराब कि फिर मजबूरी में जाना पड़ता है. तो चाइना ने अपने आप से अपने आप को ठीक किया, दे टुक देयर करेक्शन मेयर्स, जल्दी ले लिए इंडिया के कंपैरेटिवली इन 1978 में, और इंडिया ने ये सारा काम किया इन 1991 में. ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रॉड रीजन. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में कि व्हाई वर दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, या व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स. तो जैसे भी करके आए आपने, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस और देन यू हैव टू गिव द रीजंस. ठीक है, फिर उसके बाद ये आपने सारा किया हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. फिर इसमें लिबरलाइजेशन के भी फर्दर आगे, लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी शेकल्स ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड चेन्स और अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो अननेसेसरी थे जो, अननेसेसरी ऐसे होता है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि देवर अननेसेसरी तो व्हाई वर दे इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगनिंग. ये नहीं प्रॉब्लम होती. प्रॉब्लम ये होती है कि एज पर द टाइम, अब आपको इस 12th क्लास में आपको आके आपको कहे चलो एबीसी पढ़े, अब एबीसी पढ़ना आपके लिए ये अननेसेसरी है, आप उस सिचुएशन से आगे आ चुके हो. बट जब आप नर्सरी में थे तब तो इट वाज कंपल्सरी, इट वाज नेसेसरी कि अब एबीसी पढ़ाना जरूरी है. तो ऐसे ही व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो एट दैट टाइम सिचुएशन वाज लाइक दैट कि भाई गवर्नमेंट हैड टू टेक कंट्रोल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट, लैक ऑफ फाइनेंस, वो सारा हमने आईपीआर वाले लेसन में पढ़ा है. तो at that time it was necessary, but those things were extended for a long period of time till this 90s 91 तक आते आते भी उनको खींचा गया. that was a problematic issue. तो उस करके फिर various reforms were required. तो उसके अंदर फिर कौन से आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर फिजिकल रिफॉर्म्स, फिर फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स, एक टैक्स रिफॉर्म्स, एक अदर कोई और होगा, 4-5 टाइप्स के ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका जो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सेपरेटली आ सकता है. तो इसको आपने मिक्स नहीं करना है विद ट्रेड रिफॉर्म्स. लास्ट टाइम इट वाज दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द पेपर आल्सो, मेनी स्टूडेंट्स दे मिक्स्ड अप द आंसर. सो थोड़ा केयरफुली करना है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री सेक्टर के आपने लिखना है दिस रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग, पब्लिक सेक्टर की नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस्ड, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल सेक्टर. ये 4-5 पॉइंट्स ही हैं, वो देंगे आपने. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बट आई थिंक दैट कैन बी देयर, ये डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आ सकता है आपको 3 मार्क्स में. और यू कैन बी गिवन नेम्स ऑफ फ्यू टैक्सेस एंड यू कैन बी आस्क्ड कि आइडेंटिफाई इज दिस ए डायरेक्ट टैक्स और एन इनडायरेक्ट टैक्स. दिस वे क्वेश्चन कैन बी देयर. फिर उसके बाद है हमारा जो आ जाता है फॉरेन सेक्टर में, उसमें एक वर्ड आ जाता, एक टर्म आती है डीवैल्यूएशन. तो दिस टर्म वी हैव डन इन चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो. तो डीवैल्यूएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट when fixed exchange rate system is prevailing in the country, या that is working in the country. तो devaluation is done by the government. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा प्राइवेटाइजेशन. तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स reducing the role of या taking back the role of government and promoting the private sector. तो how can privatization be done? There are 2 ways. Either there can be outright sale, outright मतलब बिल्कुल ही पूरा अपना पूरा ही बेच दो सारा प्रॉपर्टी. तो outright sale of the government enterprises to the private sector, or there can be slow and steady sale of government shares in the public sector enterprises. जैसे मैं कहूँ मैं अपना सारा सामान बेच दूँ, that would be called outright sale, मैं सब कुछ ही बेच दिया. दूसरी और मैं कहूँ कि सब कुछ नहीं बेचना, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पेंसिल दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, अपना पार्ट अपना पीछे अपने आप को कर लूँ, that means sale of shares. तो that is called disinvestment. तो government took help of both type of rather main stress was given on disinvestment. पूरा का पूरा नहीं सेल किया, बट disinvestment was started by government. फिर इसका यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक आ जाएगा आपको बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, विच आर द प्रोबेबल बेनिफिट्स, एंड वन क्वेश्चन कैन बी विच आर द डिसएडवांटेजेस, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट. तो एडवांटेजेस में आपने स्पेसिफिक देना है कि कौन से एडवांटेजेस हैं कि कॉम्पिटिशनल स्पिरिट इंक्रीजेज,
दिस प्रॉफिट मेकिंग ओरिएंटेशन के साथ में वर्क इज डन, दिस बेटर यूज ऑफ टाइम एंड मैनेजरियल एबिलिटीज, मतलब मैक्सिमम वर्क इज टेकन फ्रॉम लेबर, इस तरह के पर्टिकुलर बेनिफिट्स देने हैं. एंड देन डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है, एक ही पॉइंट को अगर हम लें तो उसी से सारे बन जाते हैं. मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज देयर. प्राइवेट सेक्टर में हम सारे लोग लेबर को कम देना चाहते हैं, बाकी अपना प्रॉफिट बढ़ाना ही चाहते हैं. तो चाहे लेबर से हम काम करवाते हैं बट स्टिल वी वांट टू पे लेस. तो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज देयर. दैट इज वाई, अगर आपको याद हो, चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट में एक किया हमने कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इज टेकिंग प्लेस. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 92 से 93% ऑफ अवर वर्क फोर्स दैट इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर. तो इनफॉर्मल में मतलब वो क्यों हो रहा है इनफॉर्मलाइजेशन? बिकॉज प्राइवेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग. तो गवर्नमेंट इज विदड्रॉइंग इट्स रोल. गवर्नमेंट पीछे हो रही है. पब्लिक सेक्टर, जो साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर है दैट इज गेटिंग श्रिंक्ड डे बाय डे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो जब पब्लिक सेक्टर पीछे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर इज कमिंग फॉरवर्ड. अपने आसपास हम जितने काम देखते हैं मैक्सिमम वो प्राइवेट जॉब्स ही हैं, प्राइवेट काम ही है. तो फिर उसमें क्या हो जाता है, लोगों का थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है. मोर वर्किंग आवर्स होते हैं, लेस पेमेंट्स होती हैं या सैलरीज होती हैं, तो आमतौर पे ही होता है. एंड देन देर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब. ये सारी प्रॉब्लम्स फोर्स में भी हमने किया. ठीक. उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, विद रिगार्ड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड विद रिगार्ड टू कमोडिटीज़. तो अब इसमें क्या होता है, कमोडिटीज़ का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, सब जगह हो. बट विद रिगार्ड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल का भी ट्रांसफर हो जाता है, टेक्नोलॉजी का भी हो जाता है. बट एक फैक्टर है जिसका फ्री फ्लो ऑफ ट्रांसफर नहीं किया जाता है, दैट इज लेबर फैक्टर. अब आप देख अपने आसपास देखो, सारे कंट्रीज में, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं. बट लेबर के लिए सबके दरवाजे नहीं खुले हुए हैं. कोई भी कंट्री अनलिमिटेड लेबर को अपने यहाँ नहीं आने देता. उसके लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जितने रिक्वायर्ड हैं अपने रूल्स को उस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि जितना उनको स्किल्ड लोग चाहिए उन्हीं को बुलाते हैं या मंगवाते हैं. ठीक है. तो ये लेबर का के केस में ग्लोबलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन ए फ्री मैनर, बट विद रिगार्ड टू अदर थिंग्स, चाहे वो कमोडिटीज हो या अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, उसके केस में सब कुछ ठीक चल रहा है. ठीक. तो many countries they argue कि भी there should be free flow of labor also, but that is not at all possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? कि अगर हम सारे ही फॉरेन कंट्री से लोग आ जाएंगे, स्किल्ड लोग, तो अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. अपने लोगों को कई बार, ये आपने विद इन इंडिया भी सुना होगा, मतलब एवरी कंट्री या विद इन इंडिया एवरी स्टेट वांट्स टू गिव प्रेफरेंस टू इट्स ओन पीपल. अब आप सोच के देखिए, अगर पंजाब में सारे लोग तमिलनाडु से आके यहाँ काम करें तो फिर हम बैठे यहाँ क्या करेंगे? देयर विल बी ऑब्वियसली रिजेंटमेंट. अपनी ही सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे कि हमें तो अपने रिसोर्सेज के ऊपर हमारा तो कंट्रोल ही नहीं, हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है, अदर्स आर कमिंग, चाहे वो अपनी ही कंट्री के हैं. बट एट दैट टाइम रिजेंटमेंट विल बी देयर. तो ऐसे ही कंट्रीज, हर कोई कंट्री अपनी पॉलिसी अपने लोगों को प्रेफरेंस देना चाहता है या देनी भी चाहिए, तो उस करके फ्री फ्लो ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, ये सारा इसमें आ जाता है. फिर इसके आगे वो वेरियस मेयर्स, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी किया गया, ट्रेड को किया गया, इन्वेस्टमेंट वाज एनकरेज्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल, ये सारा कुछ इसमें आता है. ठीक. उसके बाद लास्ट में आता है हमारा इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ दिस पॉलिसी, कि विच बेनिफिट्स हैव बीन reaped by India till date and what are the disadvantages which we are still observing. तो अब देखो 91 से लेके कितने साल हो गए, 30 years हो गए तकरीबन. एक साल को भी छोड़ भी दें, 10 years भी ले लें तो तकरीबन 30 years हो गए. ठीक है. तो 30 years में इतना कुछ चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है जो हमारी सोच से भी बाहर का है. अब जो लोग तो उसके बाद से, उस टाइम के बाद से पैदा हुए, जैसे आप लोग हैं, तो यू हैव नॉट सीन दो सिचुएशंस व्हिच वर प्रिवेलिंग बिफोर 91. बट दोज हु आर एल्डर्स, जो उसके पहले भी थे, तो या और हमसे भी बड़े हैं, जिन्होंने पहले का भी टाइम देखा, दे आर फाइंडिंग लॉट ऑफ चेंज इन द सिस्टम, लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, लॉट ऑफ चेंज इन द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑल्सो. कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग. मतलब उतनी सेविंग्स नहीं करते हैं लोग जितनी पहले के टाइम में करते थे. वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ दीज डेज नो थिंग इज देयर विच इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. ऑल टाइप्स ऑफ वर्ल्ड ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स, दे आर अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो. मतलब सब तरह के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं. बट डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि अवर एग्रीकल्चर हैज सफर्ड ए लॉट. अब एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि हाउ हैज़ अवर एग्रीकल्चर सफर्ड, तो उसमें आ जाता है कि द अटेंशन विच हैज़ बीन गिवन टू सर्विसेज सेक्टर स्पेशली आफ्टर दीज रिफॉर्म्स एंड देन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबसे ज़्यादा अटेंशन एंड जो ग्रोथ है दैट हैज़ बीन सीन इन केस ऑफ आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीस्ट ग्रोथ हैज़ बीन सीन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो that is because of not solely because of these reforms but to a great extent especially after 91 ये हुआ है, एग्रीकल्चर हमारा पीछे गया है. अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर दैट हैज़ गॉट रिड्यूस्ड. पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है एग्रीकल्चर में, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट का पीछे हुआ है. अब पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार कम पैसे लगा रही है एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लगा तो रही है बट उतना नहीं जितना कि डिजायर्ड है. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन केसेस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉट रिड्यूस्ड. तो जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई. फिर उसके बाद नाउ सिंस इम्पोर्ट ड्यूटीज हैज़ बीन दे हैव बीन रिमूव्ड और रिड्यूस्ड ग्लोबलाइजेशन के करके, कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि मैं तो आपके कंट्री में एक्सपोर्ट करूंगा बट आपका सामान नहीं आने दूंगा. जैसे अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि चाइना अगर हमारी कंट्री के इतने खिलाफ है, फ़ायदा उठाता है, तो क्यों आने देते हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे? आम ही, जिनको नहीं पता आम ही बोल देते हैं. तो उसका कारण क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF के साथ जो कंट्रीज जुड़े हैं तो उनका आपस में एग्रीमेंट होता है, नो कंट्री कैन रिफ्यूज़ द अराइवल ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज. देते भी हैं लेते भी हैं, तो मना नहीं कर सकते हैं. तो फिर फ्रीडम है, यही ग्लोबलाइजेशन है. तो उसके करके क्या हुआ कि इम्पोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिड्यूस्ड. तो उसके करके खास करके जो एग्रीकल्चरल टूल्स के ऊपर या फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो कुछ भी है वो सारा कम हुआ है. तो नाउ इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस कंपटीशन विद इंटरनेशनल फार्मर्स. इंटरनेशनल फार्मर मतलब अब वही चीज़ जो इंडिया में बन रही है तो अमेरिका में बन रही है, इंग्लैंड में बन रही है, उनके प्राइसेस के साथ कंपटीशन है. तो उस केस में फिर हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी पीछे है. उनके प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल प्राइसेस और हमारे प्राइसेस उनके मुकाबले ज़्यादा है. तो मार्केट में हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ते ही हैं, लोग वही चीज़ खरीदते हैं जो कम प्राइस के ऊपर मिले. तो अगर इंडियन प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर महंगे मिलेंगे तो बाकी के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो इंडिया का सामान नहीं खरीदेंगे, वो उस कंट्री का खरीदेंगे जो सस्ता पड़ेगा उनको, चाहे वो वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे कोई और चीज़ हो. ठीक है. तो इंटरनेशनल कंपटीशन इज ऑल्सो देयर. फिर एक और है कि अब ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स गवर्नमेंट हैज़ स्लोली एंड स्टेडली रिड्यूस्ड द सब्सिडीज ऑल्सो. तो सब्सिडी का मतलब होता है कम प्राइस के ऊपर, रिड्यूस्ड डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, कंसेशनल प्राइस के ऊपर, जैसे मशीनरी है या सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए उनके ऊपर सब्सिडीज दी जाती थी. नाउ दे हैव बीन रिड्यूस्ड एंड इन मेनी केसेस एलिमिनेटेड ऑल्सो. तो जो फार्मर्स को पहले वो सस्ते बीज मिल जाते थे, सस्ती खाद मिल जाती थी, अब वो महंगा ही खरीदना पड़ता है. अब अगर अपने पॉकेट से महंगा सामान खरीद के लगाएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ का प्राइस भी ज़्यादा ही होगा, वो भी महंगा हो जाएगा. तो ये सारे रीजंस हैं ड्यू टू विच दिस नेगेटिव इफेक्ट हैज़ बीन सीन ऑन अवर एग्रीकल्चर. ये मेन क्वेश्चन एक ये सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है. तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक द पॉइंट्स. ठीक है, ये हमारा मेन है. तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़े से दिए हुए यहाँ पे. हाँ जी, ये सेम ही क्वेश्चन है. सम इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन. तो आप कहेंगे कि येस वी अग्री या आई एग्री. फिर उसके बाद आपने जितने मार्क्स का क्वेश्चन है सो मेनी पॉइंट्स आर टू बी मेड, अभी जो बोले. उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज गिवन. Yes, Dash was the Indian finance minister in 91, acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy. Yes, option बता दो पहले. डॉक्टर मनमोहन सिंह इज परफेक्टली राइट आंसर. बट आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक बार नाम सुन लो. थोड़ा एक नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक प्रणब मुखर्जी, ही वाज द प्रेसिडेंट, नाउ ही इज नो मोर, एंड डॉक्टर उर्जित पटेल जो प्रीवियस RBI गवर्नर थे. तो इनमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर.
अच्छा, उसके बाद आपको एक ऐसे ये थोड़ा सा नया एक इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसे एक assertion दिया होगा, ऐसे लिखा हुआ assertion, अभी some sentences here, reason, ऐसे कोई लाइन दी हुई है, assertion मतलब एनी स्टेटमेंट, दूसरे लाइन में रीजन दिया हुआ है, ठीक, तो उसके बाद रीजन में कोई भी लाइन दिया होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, तो 4 ऑप्शंस में ये लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A, या A is correct, R is wrong, या A is correct, R is not the correct explanation, ऐसे 4 आपको options दिए होंगे, तो आपने correct option को choose करना है. Now like this here it is given, assertion is कि every year government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises. हर साल गवर्नमेंट अपना प्लान करती है कि कितना हमने डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, कितने % शेयर्स को सेल करना है, ठीक, तो ये लाइन दिया हुआ है. उसके बाद रीजन इसका दिया हुआ है, इस असर्शन का रीजन, ठीक, आपने ध्यान से देखना कि ये इस बात का रीजन बनता है कि नहीं बनता है. रीजन विच इज गिवन दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. समझ आ गया? रीजन वाली लाइन का मतलब है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो एक्सीलेंट टूल है जी, बहुत बढ़िया टूल है, बहुत ही नंबर 1 का टूल है, एक तरीका है जो पब्लिक सेक्टर में लॉसेज हो रहे हैं उनको दूर करने का. तो अब आप सोच के देखो कि क्या ये इतना ही बढ़िया तरीका है? इतना बढ़िया तरीका नहीं है, मतलब और भी हो सकते हैं. आपको कोई कहे कि आपको काम में लॉस हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, घाटा पड़ रहा है बिजनेस में, तो अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दो, अपना घर बार बेच दो, या उसका कुछ हिस्सा सेल कर दो. ये सही तरीका नहीं है, ठीक, बस आपने मतलब ध्यान से सोचना है. अब आप बताइए, बोथ आर ट्रू? यस, यहाँ पर गलत आंसर दिया हुआ बुक में, इसमें आएगा ए इज ट्रू, ए इज राइट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. करेक्ट होगा वर्ड या ट्रू होगा ऐसे करके, या राइट वर्ड होगा, तो आपने लॉजिकली थोड़ा सोचना है, ठीक है. उसके बाद है एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का. यस, आउटलाइन द मेजर रीजंस. मैं अभी और उस टाइप का आया था तो मैं बताती हूँ एक और भी. यहाँ पर एक और है 4 मार्क्स में क्वेश्चन. आउटलाइन द मेजर रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया इन द ईयर 91. आउटलाइन का मतलब रीजंस बताने, नीड बतानी. तो इस केस में आप क्या करें, एक हेडिंग देके उसके आगे हार्डली 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन, नॉट मोर देन 2, क्योंकि वर्ड लिमिट 80 to 90 वर्ड्स के बीच में रखना होता है, तो हार्डली 2 लाइन्स की. 4 girls and 5 all can tell one point each. हाँ जी. Yes, inefficiency of public sector enterprises. हाँ जी, हर्षदा. क्या? Indebtedness. ओके, हाँ जी, ठीक. नहीं है तो ये ठीक है आपका भी पॉइंट, बट हेडिंग करेक्ट आना चाहिए. हाँ जी. Yes, mounting या increasing fiscal deficit. This adverse situation of BOP, Gulf crisis. ये आप नोट कर लो, कहीं पर भी टिक लगा लो, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बुक में दिया हुआ है ये इन द वेरी बिगनिंग. बेटे चैप्टर के बिगनिंग में दिस पार्ट इज गिवन, नीड या रीजंस, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो. दिस इज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. ओके, एक क्वेश्चन है, ऑल्दो वो इस चैप्टर का नहीं है, बट जस्ट टू गिव प्रैक्टिस ऑफ दिस असर्शन एंड रीजन, उसकी प्रैक्टिस के लिए. असर्शन इज कि रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है, और उसका रीजन दिया हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. फिर क्या आएगा? ए इज करेक्ट, असर्शन ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. उन्होंने हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए नहीं था, बट कि इट वाज फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है. ओके, फाइन. अच्छा, नाउ नेक्स्ट है इसी टाइप का ये क्वेश्चन है. रीड द स्टेटमेंट, assertion and reason and choose the correct alternative. assertion है मसलिन इज ए सिल्क टेक्सटाइल. मसलिन, मलमल जिसको बोलते हैं, मसलिन इज ए
सिल्क टेक्सटाइल एंड रीजन दिया हुआ है हैड इट्स ओरिजिन इन केरला। पहले तो सोचो, मजलिन सिल्क टेक्सटाइल है, सिल्क का नहीं है, वो कॉटन का टेक्सटाइल है। कॉटन की एक वैरायटी है, मलमल का कपड़ा, वो सिल्क का नहीं होता है। तो पहले तो ए ही गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद जो मलमल है या मजलिन है वो एक तो सिल्क का नहीं है, दूसरा उसका ओरिजिन इधर है, वेस्ट बंगाल बिहार वाली साइड पे, उड़ीसा कोस्टल एरिया, प्रेजेंट बांग्लादेश। तो केरला के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर क्या लाइन बनेगी? बोथ आर इनकरेक्ट, यही लाइन बनी ना। यहाँ पर बुक में गलत दिया हुआ है उन्होंने आंसर, उन्होंने ए को ठीक माना, बी को गलत कर दिया हुआ है। मतलब आपने ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जो बनता है कि बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, बट यहाँ सैम्पल पेपर में उन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स ही है यहाँ पे। लिबरलाइजेशन वर्चुअली implied deregulation of industrial sector of Indian economy. Explain. Liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of Indian economy. Explain this statement. हाँ जी, इसमें सिर्फ वो वाले रिफॉर्म्स आने हैं। डीरेगुलेशन का मतलब सरकार के, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना, रिड्यूस करना। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर टू बी एक्सप्लेन। तो आप लिखेंगे कि भी हाँ जी दिस लाइन इज करेक्ट। आगे फिर आपने जो 4-5 वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं वो दे देने हैं। ओके, नेक्स्ट एक दिया हुआ है ऐसा ही, हाँ जी, एजर्शन और रीजन टाइप का ही है। चैप्टर कोई और है, ये चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है। जो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड पाकिस्तान अर्लियर देन इंडिया। ठीक है। उसके बाद रीजन दिया हुआ है रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन इंडिया इन 91 वेयर एज इन चाइना 78, पाकिस्तान 98, 1988। बोथ आर ट्रू। ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या बोथ ए एंड आर ट्रू, ये आ जाता है। समझ आ गई बेटे? ऐसा टाइप का कुछ हो तो आपने बहुत ध्यान से सोचना है कि वो रीजन उसका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, बस इसमें तो और नहीं दिए हुए, इसमें यहाँ से कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? 1 मार्क क्वेश्चन। आउटसोर्सिंग, गुरलीन। हाँ, फॉर्मली कैसे लिखोगे आप? अपना काम दूसरों से करवाना। दिस इज परफेक्टली राइट। ओके फाइन। हाँ जी बेटे। Outsourcing is a long-term contract of getting done non-core activities from a third party. ओके, ये मेरे ख्याल से आपको बिजनेस स्टडी वाली डेफिनेशन बोल रहे हो। ओके, जैसे मर्जी कर दो। आउटसोर्सिंग मतलब टू गेट वंस वर्क डन फ्रॉम अदर कंट्री बिकॉज ऑफ चीप वेजेस या चीप प्राइस या कुछ भी ऐसे, ड्यू टू लेस प्राइस व्हेन वन गेट्स हिज वर्क डन फ्रॉम अदर कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये भी ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ओके, demonetization was a major event of the year 1991. False. Okay. Economic reforms were the major event of the year 1991. True. ठीक. What is the basic difference between stabilization measures and structural measures? एक बीच में आया हुआ है ना, ये किया भी था। स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स, दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इज ऑफ टाइम पीरियड। स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन को, प्रेजेंटली बहुत बुरी सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल करना, तो एडवर्स बीओपी को कंट्रोल करना एंड राइजिंग इन्फ्लेशन को चेक करना। दीज आर द इंस्टेंट मेजर्स। इंस्टेंट होता है ना, जैसे वो 2 मिनट मैगी जल्दी जल्दी बना लो, बट अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है ना, जंक फूड में आ जाता है। तो ऐसे ही स्टेबलाइजेशन का मतलब कि इंस्टेंट शॉर्ट पीरियड मेजर्स है कि थोड़े टाइम में अपनी इकोनॉमी को जरा सेट कर लो, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट पीरियड के लिए। स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स चेंज किए जाए,
क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमें आगे ये प्रॉब्लम ना आए। तो मेन डिफरेंस हो गया कि स्ट्रक्चरल मेयर्स आर मेंट फॉर दिस लॉन्ग पीरियड एंड स्टेबलाइजेशन मेयर्स दे आर मेंट फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आगे 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर। इनकम, एक मिनट बेटे, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ऑप्शंस गिवन आर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नन ऑफ दीज। यस, तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। ओके, which of the following is not an element of fiscal reforms? Not an element, ठीक है। Taxation reforms, public expenditure reforms, control on public debt, change in interest rate. I repeat the options. Taxation, आपने बताना है कि fiscal reform में ये नहीं होता है, जो चीज़ नहीं होती है that is to be told. Taxation reforms, public expenditure reforms, control on public debt, and last है change in interest rate. मेरे दिल गया एक एक सबको लगाऊं, पांचों लड़कियों को। एक टर्म की है फिस्कल पॉलिसी, बजट वाला चैप्टर किया है, एक चैप्टर किया मनी एंड बैंकिंग वाला। तो मनी एंड बैंकिंग के लास्ट में हमने किया मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो जिसमें मनी सप्लाई कंट्री के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करना, तय करना, ये आरबीआई का काम है। दैट इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और बाकी का जो बच गया टूल्स वो कौन से हैं? टैक्सेशन हो गई, चाहे पब्लिक डेट हो गया, उधार लेना देना, और तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर कितना करना है नहीं करना है। दीज एक्टिविटीज आर डन बाय परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना पब्लिक डेट, पब्लिक से लोन लेना है नहीं लेना है, कम ज़्यादा क्या करना है, या अपना जो दूसरा है क्या दिया हुआ है टैक्सेशन को, कौन से टैक्स लगाने नहीं लगाने, कितने लगाने हैं, ये सब काम गवर्नमेंट करती है अपने बजट में। तो जो काम गवर्नमेंट करती है वो होते हैं फिस्कल। ठीक है, उसमें कोई रिफॉर्म करे वो फिस्कल रिफॉर्म है, फिस्कल पॉलिसी या बजट पॉलिसी। जो काम गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट बैंकों के इंटरेस्ट रेट को तय नहीं करती है, वो आरबीआई करता है। ठीक, तो फिर इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सारे फिस्कल उसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर हमारा ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट डिफरेंट बनेगा। ठीक है, नोट करना है तो आप नोट कर लो, ये इतना ही लिख लो, फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट कॉमा पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस। ठीक है, ऑल दीज कम अंडर फिस्कल पॉलिसी। और इंटरेस्ट रेट्स कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग इज एन ऑफ शूट ऑफ, ऑफ शूट एक तरह से बोलते जैसे कोई ट्री की ब्रांच निकलती है, तो आउटसोर्सिंग इज एन ऑफ शूट ऑफ डैश। ऑप्शन है लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर नहीं आता है, ग्लोबलाइजेशन में दूसरे कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन है या कॉन्टेक्ट है, तो ये ग्लोबलाइजेशन आएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, डैश टैक्सेस आर दोज टैक्सेस the burden of which can be shifted onto others. Can be shifted, indirect taxes. Dash taxes are those taxes whose burden cannot be shifted to other direct taxes. Very right. Liberalization and laissez-faire system are the dash terms, same या different? Liberalization and laissez-faire system are the dash terms, same or different? Different terms है। डिफरेंस पता है क्या होता है? लेसेज फेयर पॉलिसी या सिस्टम का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट नॉट एट ऑल इंटरफेयर, गवर्नमेंट ने कुछ कहना ही नहीं है, चाहे इकोनॉमी
भाड़ में जाए, डूब जाए, जो मर्जी घाटा हो, नुकसान हो, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहना, गवर्नमेंट का काम सिर्फ डिफेंस का ही है। बट लिबरलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, जो पाबंदियां लगाई हैं, जो कुछ करना कराना है, गवर्नमेंट बीच में रोल प्ले करके थोड़ा फिर पीछे हो जाती है। तो जिसमें गवर्नमेंट आ रही है वो होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रही वो लेसेज फेयर। तो फिर ये डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलो, विद दिस वी हैव ट्राइड टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग, बेल हैज गॉन। Okay, ma'am.